नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसवी संजय में। आज बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसे एसटी कमीशन भी बोलते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कि इसका एसटी कमीशन का गठन कब हुआ, जनजाति आयोग की संरचना क्या है, इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से, और साथ में इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपन यह समझ लेते हैं कि जनजातीय ट्राइब किसे कहा जाता है। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी 1960 में, जिसे चंदा समिति कहते हैं। उसमें जनजाति लोग होते हैं जिन्हें अपन आदिवासी बोलते हैं। इनका वैधानिक नाम जनजाति है और इनको मुख्य रूप से आदिवासी कहा जाता है, और ये जंगल में निवास करते हैं। तो जो चंदा समिति थी उसने कुछ विशेषता बताई थी जनजातियों की या ट्राइब्स की, कि यह भौगोलिक अलगाव रखती है, मतलब भौगोलिक दूरी रखती है मुख्य धारा के लोगों से। जैसे अपन से जनजाति लोग क्या रहेंगे, वो दूर रहेंगे या जंगल में निवास करेंगे। साथ में इनकी विशेष संस्कृति होती है, ये परंपरा और भाषा पर बहुत गर्व करते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, और उससे अति लगाव रूप में जुड़े होते हैं। साथ में ये शर्मीले होते हैं, मुख्य धारा के लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते हैं, और इनमें आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन होता है और शिक्षा की कमी होती है। तो ऐसे लोगों को जनजातीय समूह कहा जाता है। और भारतीय संविधान जनजाति लोगों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कार्य करता है। इसी के लिए उनको संविधान में अनुसूचित किया गया है, और संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे 350 में उनकी भाषा बचाने का कार्य किया गया है, 5वीं अनुसूची में उनके क्षेत्र को नियंत्रित करने की बात कही गई है, अनुच्छेद 15 में उनको आरक्षण देने की बात कही गई, 323 में लोकसभा में सीटें देने की बात कही गई। तो भारतीय संविधान जनजाति लोगों के विकास में और उनके उत्थान में बहुत सारे कार्यक्रम या उनकी कार्य करने की व्यवस्था करता है। तो इसी के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया, जो जनजाति लोगों के उत्थान और विकास के लिए कार्य करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जनजाति आयोग का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ। तो संवैधानिक प्रावधान देखें इसके, तो भाग 16 में 338A या जिसे 338 का बोलते हैं, मैं सबसे पहले अगर बात करें 1990 के पहले क्या था कि एक विशेष अधिकारी था जो जनजातीय मामलों को देखता था। एक अधिकारी था जिसे एसटी आयुक्त भी कहा जाता था, अनुसूचित जनजाति आयुक्त भी कहा जाता था। लेकिन बाद में 1990 में एक संशोधन हुआ संविधान में, 65वां संशोधन, 65वें संविधान संशोधन के अनुसार 1990 में एससी और एसटी कमीशन साथ में मिलकर बनाया गया, जिसे अपन अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों कहते हैं, को साथ में बनाया गया। मतलब एससी और एसटी दोनों के कार्य साथ में देखने के लिए आयोग की बात कही गई 1990 में। लेकिन एक और संशोधन आया, 89वां संशोधन, जिसने 2003 में एससी और एसटी कमीशन को, मतलब अनुसूचित जाति आयोग को और अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक कर दिया, और अलग अलग रूप में यह सामने आए और अलग अलग जनजाति, अलग अलग जातियों के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू किया। तो अगर बात करें अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की, तो मुख्य रूप से जिसमें वर्तमान स्वरूप में हुआ है वह 89वें संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग की गठन की गई। कब की गई? 2004 में किया गया। गठन कब किया गया? 2004 में। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? 2004 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 89वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। किस अनुच्छेद में इसके बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 338A या हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद 338 का। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख 338A में है, और यह एक संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसको शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं, और इससे 89वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसकी संरचना क्या है, इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं और उनकी नियुक्ति कैसे होती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। मतलब 5 सदस्यीय संस्था है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, और 3 सदस्यों में एक महिला भी शामिल होती है। और ये जनजातीय समूह के ही लोग होते हैं जिन्हें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है, ताकि ये जनजातियों के विकास के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनके आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य कर सकें। तो नियुक्ति जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य होते हैं, इनकी विशेष योग्यता की बात नहीं कही गई है, लेकिन इनको अनुभव होना चाहिए जिससे ये सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जनजातियों के क्षेत्र में काम कर सकें। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रपति की मोहर लगा हुआ पत्र होता है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। मतलब कुल मिला के इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये जनजाति समुदाय के लोग होते हैं।
इनके कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तीनों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह कार्यकाल तय कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। इनकी जो वेतन भत्ते, सेवा शर्तें हैं वो भी कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। तो जो 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ तो उसमें सारी जानकारी लिख दी गई थी कि राष्ट्रपति के द्वारा सेवा शर्तें तय की जाएंगी, उसी के द्वारा कार्यकाल तय किया जाएगा और नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अध्यक्ष की भी, उपाध्यक्ष की भी और सदस्यों की। अगर हम बात करें हटाया कैसे जाता है तो उचित अवसर देकर राष्ट्रपति हटाता है। मान लो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को सदस्य अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य करने में असमर्थ हैं, किसी भ्रष्टाचार में इनका नाम आ गया तो राष्ट्रपति इनको एक उचित सुनवाई का एक अवसर देगा कि आप अपने आप को सही साबित कर लें कि आपने गलत काम नहीं किया। अगर वह सही साबित नहीं कर पाते हैं तो उनको उचित अवसर देने के बाद राष्ट्रपति उनको पद से हटा भी सकता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्यीय दल है, तो 5 सदस्यीय दल है, क्योंकि इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। तो 5 सदस्यीय दल है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति इसलिए की जाती है कि भारत में संवैधानिक पद पर बैठे जाने वाले या बैठने वाले लोगों की अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद बहुत सारा संवैधानिक अधिकार है कि वो विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां कर सकता है। तो उसी के तहत वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, सदस्यों की नियुक्ति करता है और उनसे पद से भी हटाता है और उनकी सेवा शर्तें तय करता है। अब अपन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं जिसके लिए इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों की बात करें तो सबसे पहला कार्य है जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करना। मतलब जो भारतीय संविधान में जनजातियों को जो अधिकार हैं, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त, उनकी समीक्षा करना। मतलब उनको वो अधिकार प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं, उन अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रही, अधिकार किस प्रकार से प्राप्त किए जाए, जो संवैधानिक उनके लिए प्रावधान किए गए उनको लागू कैसे किया जाए। तो इन सब चीजों की समीक्षा करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग करता है, जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है जनजातियों को भारत के संविधान में, उनकी समीक्षा करने का कार्य करता है आयोग। साथ में अनुसूचित जनजाति आयोग यह भी करता है कि जनजातियों के अधिकारों की हनन की जांच करना। जो जनजातियों की जो उन पर अत्याचार होता है, उनको उत्पीड़न किया जाता है, उनके अधिकारों को जो हनन किया जाता है, उनकी जांच कौन करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग करता है, जो मामले अनुसूचित जनजातियों से जुड़े होते हैं, क्योंकि इसको एक सिविल कोर्ट की, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। इसके बाद तीसरे कार्य की बात करें तो वन क्षेत्र के निवासी जनजातियों को लघु उपज पर स्वामित्व देना। आपके लिए पता होगा कि जो जनजातियों का जीवन है वो वन से जुड़ा हुआ होता है, वो वन को पवित्र मानते हैं, अपना निवास स्थल मानते हैं, तो उनसे वन से उनका जीवन जुड़ा होता है। तो वन से जो लघु उपज या वन से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन पर स्वामित्व जनजातियों का होता है। यह बात संविधान भी कहती है, यह बात बहुत अधिनियम भी कहते हैं, कानून भी कहते हैं। साथ में यह जनजातीय आयोग भी कोशिश करता है कि जो वन उपज है या जो वन के उत्पाद है उन पर स्वामित्व किनका हो? जनजातियों का हो, क्योंकि वो उन पर निवास करते हैं और उन्हीं पर उनका जीवन आश्रित होता है। तो जो लघु वन उपज होते हैं उन पर स्वामित्व दिया जाए किसको? वहां के निवासी जनजातीय लोगों को, ताकि वह जीवन को अच्छे से जी सके, क्योंकि जनजाति लोगों का जो जीवन है वो वनों से डायरेक्ट लिंक होता है और उस पर निर्भर होता है। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी रणनीति तय करता है। सरकार को सलाह देता है कि कौन से कार्यक्रम जनजातियों के लिए बनाए जाएं, उनको कैसे लागू किया जाए, और जनजातियों के विकास के लिए, जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए और उनकी शिक्षा में कैसे शामिल किया जाए, मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। तो इस प्रकार की जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो रणनीति तय करने का कार्य है वह भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग करता है, क्योंकि इसका गठन ही जनजातियों के विकास के लिए किया गया था। साथ में इसका एक मुख्य कार्य है कि राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन सौंपता है। मतलब जनजातियों से जुड़ी हुई रिपोर्ट प्रतिवर्ष इस आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है, जिससे यह समीक्षा की जा सके कि इस वर्ष जनजातियों के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए उनकी क्या स्थिति है, उनमें क्या सुधार लाने की जरूरत है, क्या नई चीजें जोड़ने की जरूरत है। तो इस प्रकार यह जो जनजाति आयोग है या अनुसूचित जनजाति आयोग है वह राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन सौंपता है या एक रिपोर्ट सौंपता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को किसके पास रखती है? संसद के पास रखती है। आपको याद रखना है कि रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति का कार्य होता है वो संसद तक पहुंचा। तो आपको याद रखना है कि रिपोर्ट डायरेक्ट संसद तक नहीं पहुंचती, पहले राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति संसद के सामने रखता है। यह प्रमुख कार्य देख लिए। अब देखते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण
बिंदु। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसमें वर्तमान अध्यक्ष की बात करें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है श्री नंद कुमार साई। आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का नाम है श्री नंद कुमार साई। और पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि जो अनुसूचित जाति जिसे अपन एससी कमीशन बोलते हैं उसके रामशंकर कठेरिया। रामशंकर कठेरिया किसकी है? सिर्फ यहाँ पे जाति हो जिसमें जन ना लगा हुआ है ना। और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नंद कुमार साई। आपको एससी और एसटी कमीशन को ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि मिलते जुलते हैं, बस इसमें थोड़ी सा अंतर है कि वो जातियों के लिए काम करता है, जनजातियों के लिए उसे अपन कास्ट बोलते हैं, इसे ट्राइब बोलते हैं। तो वो आपको अंतर ध्यान से तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं उसके अनुसार देखें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का नाम है श्री नंद कुमार साई। श्री नंद कुमार साई एसटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, नंद कुमार साई। इसको एसटी कमीशन को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त, मतलब एक किसी व्यक्ति को अपने पास बुला सकता है गवाही के लिए, उसको समन भेज सकता है और जो बहुत सारे कार्य कर सकता है, जिससे यह जो जनजातियों के अधिकारों का हनन होता है, उनपे जो अत्याचार होता है उसकी जांच आसानी से कर सके। तो इसको कुछ पावर्स दिए गए हैं, ये संवैधानिक रूप से इसके पास पावर है। तो आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति को किस न्यायालय की समान शक्तियां प्राप्त हैं, तो सिविल न्यायालय की समान शक्तियां प्राप्त हैं। और यह शक्तियां इसको संविधान के द्वारा दी गई हैं जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और भाग 16 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में भाग 16 में है और अनुच्छेद 338 ए में, अनुच्छेद 338 में है एसटी कमीशन के बारे में, और अनुच्छेद 338 अकेले में किसके बारे में, किसकी है? एससी कमीशन। मतलब कि शेड्यूल कास्ट के बारे में अकेला 338 और 338 में है एसटी, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब्स। ये बात आपको याद रखनी क्योंकि अनुच्छेद एक ही है। और अनुच्छेद 338 बी की बात करें तो आगे पढ़ेंगे, उसमें ओबीसी कमीशन है। क्या है? ओबीसी का अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसी में है। तो 338 अनुच्छेद आयोगों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, जो एक प्रकार से जो आरक्षण दिया जाता है ना एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, तो इनके बारे में जो आयोग की जानकारी वो अनुच्छेद 338 में है। तो अनुच्छेद 338 में है किसकी? अनुसूचित जाति के बारे में। अनुसूचित 338 ए में है अनुसूचित जनजाति के बारे में, और अनुच्छेद 338 बी में है ओबीसी के बारे में, जो आगे अपन वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नंद कुमार साई। इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। भाग 16 में इसके बारे में जानकारी है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए में इसका उल्लेख दिया गया है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें जीएस विद संजय के साथ। नमस्कार।